国国际广播电台。ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोता दोस्तों, अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद चीनी कहानी कार्यक्रम के तहत चीन की लोक कथाएं और चीनी उपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। लीजिए सुनिए आज के मुख्य समाचार। चीन ताइवान के पूर्व में स्थित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थानिक योजना बनाने की तैयारी में जुटा। 32वां पेजिंग अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला आयोजित और सीएमजी के साथ म्यांमार के राष्ट्रपति का विशेष इंटरव्यू। अब आप अनिल पांडे से आज के पूरे समाचार सुनिए। 16 से 18 जून तक चीनी प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय ने ताइवान द्वीप के पूर्व में स्थित चीन के अधिकार क्षेत्र वाले जल क्षेत्र का समुद्री पर्यावरण सर्वेक्षण आयोजित किया। यह अभियान दर्शाता है कि तटीय शासन मॉडल अप्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र को भी समाहित करता है। इस सर्वेक्षण के माध्यम से ताइवान द्वीप के पूर्व में स्थित जल क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों को स्पष्ट कर समुद्री क्षेत्र के विकास और संरक्षण की नींव रखी जा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि विकास में समुद्री सहयोग, तेल और गैस की खोज और विकास, समुद्री जैव चिकित्सा और जैविक उत्पाद जैसे क्षेत्र शामिल होंगे। संरक्षण में समुद्री पारिस्थितिक पर्यावरण संरक्षण, समुद्री पर्यावरणीय जोखिमों की उत्पत्ति पर ही रोकथाम और प्रमुख समुद्री क्षेत्रों का व्यापक प्रबंधन शामिल होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि भविष्य में एक त्रिआयामी स्तरित समुद्री आर्थिक योजना विकसित की जा सकती है, जिसमें जल की सतह और जल निकाय की परत में समुद्री मत्स्य पालन, साथ ही समुद्र के पार पुल, पनडुब्बी केबल और पाइपलाइन और समुद्र तल और मिट्टी की परत में पनडुब्बी सुरंगें शामिल हैं। चीन के अनन्य आर्थिक क्षेत्र और महाद्वीपीय शेल्फ संबंधी कानून और संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि जैसे कानूनों के प्रावधानों के मुताबिक तटीय राज्यों को अपने विशेष और विशाल आर्थिक क्षेत्रों के भीतर प्राकृतिक संसाधनों की खोज, दोहन, संरक्षण और प्रबंधन के संप्रभु अधिकार हासिल हैं। साथ ही समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान और समुद्री पर्यावरण संरक्षण जैसे मामले भी उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। उधर पिछले कुछ दिनों में दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के अधिकारी चीन के छिंगदाओ में एकत्रित हुए। कंपनियों के प्रमुखों के लिए आयोजित 7वें छिंगदाओ शिखर सम्मेलन में 300 से अधिक विदेशी कंपनियों के अतिथि शामिल हुए, जिसका मुख्य विषय था 15वीं पंचवर्षीय योजना के लिए हाथ मिलाना, एक नए भविष्य की ओर और चीन में अवसरों का लाभ उठाना है। शिखर सम्मेलन में सबसे अधिक बार उल्लेख किया जाने वाला शब्द सह निर्माण था, जो बहुराष्ट्रीय निगमों और चीन के संबंधों में आए गहरे बदलावों को सटीक तौर पर दर्शाता है। फ्रांस के ऑस्टॉम के चीन में अध्यक्ष कांगमिंग ने कहा कि हम केवल चीन में इस्तेमाल के लिए प्रौद्योगिकी का आयात, आत्मसात और उपयोग नहीं करते हैं। आज के परिवेश में हमें स्थानीय भागीदारों के साथ अधिक नवाचार करने की आवश्यकता है। नवीन अनुप्रयोगों को चीन में ही रखते हुए साथ ही साथ विदेशों में विस्तार के तरीके तलाशने होंगे। अमेरिका के बेकर ह्यूजेस के उपाध्यक्ष और चीन में अध्यक्ष साओ यांग ने कहा कि हमने पाया है कि हमारे चीनी साझेदारों की विनिर्माण क्षमताएं तेजी से बढ़ रही हैं। चीनी निर्मित उत्पादों और प्रौद्योगिकियों को विदेशी बाजार में लाने के लिए दोनों पक्षों को मिलकर काम करने की जरूरत है। चीन में प्रवेश से लेकर चीन में जड़ें जमाने और अब चीन के साथ सह निर्माण तक चीन में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका में प्रत्येक छलांग चीन के आर्थिक विकास के साथ मेल खाती है। उधर 32वां पेजिंग अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 7 जून से 21 जून तक पेजिंग में चल रहा है। 82 देशों और क्षेत्रों के 1700 से अधिक प्रदर्शक इसमें हिस्सा ले रहे हैं और इसमें 2,30,000 से ज्यादा तरह की पुस्तकें शामिल हैं। इस साल इस मेले का मुख्य विषय है पुस्तकों के माध्यम से आदान प्रदान, सहयोग और साझी जीत। इस मेले का कुल क्षेत्रफल 60,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें घरेलू प्रकाशन क्षेत्र, विदेशी प्रकाशन क्षेत्र और ऑनलाइन प्रकाशन क्षेत्र शामिल हैं। संयुक्त अरब अमीरात मुख्य अतिथि देश है, जबकि रूस, फ्रांस, जर्मनी, इटली समेत 20 से अधिक देशों ने अपने अपने राष्ट्रीय स्टॉल स्थापित किए हैं। स्प्रिंगर, नेचर और पेंगुइन रैंडम हाउस जैसी 30 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन संस्थाएं इस मेले में हिस्सा ले रही हैं। यह मेला चीनी राष्ट्रीय प्रेस और प्रकाशन प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया जा रहा है। उधर 32वें पेजिंग अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के दौरान हाल ही में मिलकर प्रकाशन के भविष्य का निर्माण विषय पर आधारित 2026 पेजिंग अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन मंच का आयोजन किया गया। प्रकाशन प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों के चीन के
और विदेशों के विशेषज्ञ और विद्वानों ने राष्ट्रव्यापी पठन के लिए एक नया अध्याय दर्शन और सामाजिक विज्ञान में चीनी अभिव्यक्ति और वैश्विक संवाद और प्रकाशन उद्योग का AI संचालित प्रणालीगत परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा की। उन्होंने वैश्विक प्रकाशन उद्योग के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का संयुक्त रूप से पता लगाया और प्रकाशन में पारस्परिक लाभ सहयोग के एक नए भविष्य की परिकल्पना की। वर्तमान में जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित तकनीकी क्रांति प्रकाशन उद्योग को पूर्ण प्रक्रिया पुनर्गठन, पूर्ण तत्व सशक्तिकरण और पूर्ण प्रारूप उन्नयन की ओर अग्रसर कर रही है। भाग लेने वाले विशेषज्ञों और विद्वानों ने कहा कि प्रकाशन उद्योग को निष्क्रिय रूप से अनुकूलन करने के बजाय सक्रिय रूप से आकार देना चाहिए, प्रौद्योगिकी को सक्रिय रूप से अपनाना चाहिए, प्रतिभाओं के विकास को बढ़ावा देना चाहिए, कॉपीराइट संरक्षण को लगातार मजबूत करना होगा। AI के युग में कॉपीराइट शासन प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है और एक खुला पारिस्थितिक तंत्र बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान और सहयोग को लगातार गहरा करना होगा। उधर चाइना स्टेट रेलवे ग्रुप कंपनी से मिली खबर के अनुसार इस साल जून में चीन यूरोप मालगाड़ियों ने एक एकीकृत ब्रांड का इस्तेमाल करते हुए अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाई। रेल सेवाओं का पैमाना, कवरेज का दायरा, सेवा की गुणवत्ता और इसका व्यापक प्रभाव सभी में बहुत सुधार हुआ है। ट्रेनों की वार्षिक संख्या 2016 में 1702 से बढ़कर वर्ष 2025 में 20,022 हो गई है, जो 10 वर्षों में लगातार 10.8 गुना की बढ़ोतरी है और औसत वार्षिक वृद्धि दर 31.5% है। वर्तमान में चीन के 129 शहरों ने चीन यूरोप मालगाड़ी सेवा शुरू की है, जो 26 यूरोपीय देशों के 236 शहरों तक पहुंचती है और सेवा कवरेज मूल तौर पर पूरे यूरेशिया क्षेत्र में फैला हुआ है। उधर मिन आंग ह्लाइंग ने म्यांमार के राष्ट्रपति बनने के बाद हाल ही में चीन की पहली राजकीय यात्रा की। इस दौरान उन्होंने चाइना मीडिया ग्रुप को एक विशेष साक्षात्कार दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि म्यांमार और चीन के बीच भाइयों जैसी गहरी मित्रता है। नए युग में चीन ने बड़ी प्रगति हासिल की है, जो म्यांमार के लिए सीखने योग्य है। उन्होंने बेल्ट एंड रोड पहल से म्यांमार के लिए लाए गए विकास के मौके की भी प्रशंसा की। मिन आंग ह्लाइंग ने बातचीत में कहा कि म्यांमार और चीन की आवाजाही का बहुत लंबा इतिहास है। दोनों देश अच्छे पड़ोसी देश हैं, जो 2000 से अधिक किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। दोनों देशों ने सुख दुख की समान भागीदारी के साझा भविष्य वाले समुदाय की स्थापना पर समानता कायम की है। उन्होंने कहा कि म्यांमार और चीन का गहरा और व्यापक सहयोग है। वे द्विपक्षीय सहयोग पर कायम रहकर लगातार पारस्परिक विश्वास मजबूत करेंगे, मित्रता प्रगाढ़ करेंगे और मिलकर क्षेत्रीय और समन्वय बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई बार चीन की यात्रा की है और अपनी आंखों से चीन का काया पलट देखा है। इतने बड़े देश में समान विकास पूरा करना एक बड़ा कार्य है, जिसे असाधारण नेतृत्व की जरूरत है। उन्होंने कहा कि चीन के कई क्षेत्र म्यांमार के लिए सीखने के योग्य हैं, खासतौर पर बुनियादी संस्थापनों के निर्माण को दोनों पक्षों के महत्वपूर्ण सहयोग का क्षेत्र बनना चाहिए। इसके अलावा चीन की प्रगतिशील इंजीनियरिंग तकनीक, विज्ञान, औद्योगिक उत्पादन, स्पेस तकनीक, बीज और इलेक्ट्रिक आदि बहुत क्षेत्रों में दोनों पक्षों के बीच सहयोग की व्यापक संभावना है। उधर संयुक्त राष्ट्र स्थित चीनी उप प्रतिनिधि सुन लेई ने 19 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा में म्यांमार के मुद्दे पर औपचारिक बैठक में भाषण देते हुए कहा कि चीन म्यांमार का अपनी राष्ट्रीय स्थिति से मेल खाने वाले विकास रास्ते पर चलने का पूरा समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि इस साल म्यांमार में आम चुनाव हुए और नई सरकार ने सुचारू ढंग से शासन शुरू किया और घरेलू शांति और विकास बढ़ाने की पूरी कोशिश की। मैत्रीपूर्ण पड़ोसी के नाते चीन म्यांमार द्वारा अपनी राष्ट्रीय प्रभुसत्ता, सुरक्षा, प्रादेशिक अखंडता और राष्ट्रीय स्वाभिमान का पूरा समर्थन करता है। म्यांमार में राष्ट्रीय शांति और स्थिरता, राष्ट्रीय सुलह, सामाजिक सौहार्द और स्थायी अमन चैन का भी समर्थन करता है। उधर चीनी बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के मुताबिक 2026 विश्व स्नूकर टीम चैंपियनशिप का समापन समारोह 19 जून को क्वांगटुंग प्रांत के तोंगक्वान शहर में हुआ। फाइनल में भारत के खिलाफ चीनी टीम ने शानदार वापसी करते हुए अपने प्रतिद्वंदी को हराया और पहली बार चैंपियनशिप हासिल की। उधर 19 जून को फिलाडेल्फिया स्टेडियम में खेले गए 2026 अमेरिका मैक्सिको विश्व कप के ग्रुप सी के दूसरे दौर के मैचों में 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील ने हेती को 3-0 से हराया। 2 हार के साथ ही हेती ग्रुप में सबसे नीचे है और उसका टूर्नामेंट से बाहर होना लगभग तय है। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। आप सुन रहे हैं
अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है और आप सुन रहे हैं अपने दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को। चीनी कहानी कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का बेहद स्वागत है। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम में हम सुन रहे हैं चीन की लोक कथाएं, जिसमें हम सुन रहे हैं कहानी मयूर कुमारी। इस पुस्तक में चीन की तिब्बती, मंगोल, ताओ, च्वांग, हान व उइगुर जातियों की 11 लोक कथाएं शामिल है। मयूर कुमारी नामक लोक कथा एक युवा राजकुमार के बारे में है, जिसने अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी प्रेमिका मयूर कुमारी को ढूंढ लिया। मेंढक की पोशाक नामक कहानी एक लोभी राजा के अंत का वर्णन करती है। इसी प्रकार च्वांग ब्रोकेट नामक कथा मेहनतकश जनता के संघर्ष और संघर्ष के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले सुख और आनंद को व्यक्त करती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की 11 कथाएं इस कहानी में सम्मिलित हैं। तो आइए जारी रखते हैं कहानियों का सिलसिला और सुनते हैं हमारी अगली कहानी, जो कि च्वांग जाति की लोक कथा है। इसका नाम है एक मेंढक जो महाराजा बन गया। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं इस कहानी को विस्तार से। बहुत पुरानी बात है। एक गरीब दंपत्ति था। पति पत्नी एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे। गरीबी के कारण पति को अपनी जीविका के लिए कहीं दूर जाना पड़ा। उसकी पत्नी उन दिनों गर्भवती थी। पत्नी से विदा लेते समय उसने उसका आलिंगन किया और जो भी थोड़े बहुत पैसे उसके पास थे उसे देते हुए कहा, प्रिय, जब बच्चा पैदा हो जाए तो लड़का हो या लड़की, उसका जितनी अच्छी तरह हो सके पालन पोषण करना। हम दोनों इतने गरीब हैं कि हमारा जीना बेकार सा है। अब तो हमें अपनी औलाद पर ही भरोसा है। शायद वही हमें इस गरीबी से उबार सके। पति के जाने के 3 महीने बाद पत्नी ने प्रसव किया, लेकिन उसके न तो बच्चा पैदा हुआ और न ही बच्ची, बल्कि एक बड़ा सा मेंढक पैदा हुआ। गरीब माता का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। वह विलाप करने लगी, हाय, बच्चे की जगह मैंने एक मेंढक को जन्मा है। इस जंतु से बुढ़ापे में सहारे की उम्मीद करना तो दूर रहा, इसने तो मुझे मुंह दिखाने लायक भी नहीं रखा। वह बड़ी परेशान थी। उसके दिमाग में मेंढक की हत्या करने का विचार आया, लेकिन मन ने साथ नहीं दिया। वह उसका पालन पोषण करना चाहती थी, लेकिन उसे लोक लाज की भी चिंता थी। वह इसी उधेड़ बुन में थी कि उसे अपने पति द्वारा विदाई के समय कही बात याद आ गई। इसलिए उसने मेंढक शिशु को न मारने का निर्णय किया और उसे चारपाई के नीचे छिपाकर अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करना शुरू कर दिया। इस तरह किसी को भी पता नहीं चला कि उसने एक मेंढक को जन्म दिया है। लेकिन 2 महीने बाद वह मेंढक शिशु इतना बड़ा हो गया कि उसे चारपाई के नीचे छिपाना मुश्किल हो गया और एक दिन वह अचानक खाट के नीचे से आदमी की आवाज में बोल पड़ा। माँ, उसने कहा, पिताजी आज घर लौट रहे हैं। शाम को मैं बाहर जाकर रास्ते में उनका इंतजार करूंगा। और सचमुच ही शाम को उसका पति घर लौट आया। क्या तुमने अपने बेटे को नहीं देखा? पत्नी ने कुछ व्याकुलता से पूछा। नहीं तो, कहाँ है वह? किधर है हमारा प्यारा बेटा? वह तो तुम्हारे इंतजार में पहले से ही रास्ते पर जा डटा था। क्या आते समय उससे तुम्हारी भेंट नहीं हुई? क्या कहती हो? मैंने तो वहाँ किसी का साया तक नहीं देखा। पति ने आश्चर्यचकित होकर कहा, हाँ, सड़क के किनारे एक बड़ा भयानक मेंढक मैंने अवश्य देखा था और उसे देखते ही मैं ऐसा डरा कि भागते भागते यहाँ आकर ही दम लिया। वही तो हमारा बेटा है।
पत्नी ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, और तुम उससे इतना डर गए? जब पति को यह मालूम हुआ कि उसकी पत्नी ने एक मेंढक को जन्म दिया था, तो वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन वह करता भी क्या? उसने अपनी पत्नी से पूछा, वह रास्ते में मेरी प्रतीक्षा करने कैसे आ गया? यह तो बड़े ताज्जुब की बात है। क्या तुमने उसे भेजा था? नहीं, मैंने उसे नहीं भेजा। उसने खुद ही मुझसे कहा कि आज रात तुम घर लौटने वाले हो, इसलिए मैं वहां जाकर तुम्हारी बाट देखता रहा। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं च्वांग जाति की लोक कथा, जिसका नाम था एक मेंढक जो राजा बन गया। पत्नी की बात सुनकर वह दंग रह गया और सोचने लगा, मेरे घर लौटने की बात किसी को भी मालूम नहीं थी, इसे कहां से पता चला? यह जरूर कोई असाधारण मेंढक है। वह मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से बोला, तुम जाकर जल्दी से उसे घर बुला लाओ, बाहर उसे सर्दी लग जाएगी। पत्नी ने अपना पांव दरवाजे के बाहर रखा ही था कि मेंढक सामने आ गया। वह एक छलांग मारकर अपने बाप के पास जा पहुंचा। बाप ने पूछा, मैंने जिसे रास्ते में देखा था वह शायद तुम ही हो? हाँ पिताजी, मेंढक ने कहा, मैं वहां आपका इंतजार कर रहा था। तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि मैं आज रात घर आने वाला हूँ? मैं सारी दुनिया का भेद जानता हूँ। उसकी बात सुनकर पति पत्नी दोनों हैरान रह गए। अब हमारे देश पर विपत्ति आने वाली है। मेंढक ने फिर कहना शुरू किया, हम दुश्मनों का मुकाबला करने में असमर्थ हैं। पिताजी, आप मुझे महाराजा के पास ले चलिए ताकि मैं देश को आने वाले विनाश से बचा सकूं। यह कैसे हो सकता है? पिता ने कहा, एक तो तुम्हारे पास घोड़ा नहीं है, दूसरे तुम्हारे पास हथियार भी नहीं है। इसके अलावा तुम लड़ाई के किसी मोर्चे पर कभी लड़े भी नहीं। तुम भला दुश्मनों का मुकाबला कैसे करोगे? मैं दुश्मन के छक्के छुड़ा दूंगा। मेंढक गंभीरता से बोला, बस आप मुझे राज दरबार में पहुंचा दीजिए। बाप को अपने मेंढक बेटे की बात माननी पड़ी। वह उसे लेकर राजधानी की ओर महाराजा के पास चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन वह नगर में पहुंच गया। वहां उन्हें शाही फरमान दिखाई दिया। वे दोनों उसे पढ़ने लगे। उसमें लिखा था, विदेशी दुश्मनों ने हमारे देश पर हमला कर दिया है। राजधानी को खतरा पैदा हो गया है। इस समय जो भी बहादुर व्यक्ति शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा और देश को संकट से बचाएगा, उसका विवाह राजकुमारी से कर दिया जाएगा। मेंढक ने झटपट शाही फरमान फाड़ डाला और उसे गढ़ से निकल लिया। उस समय जो सिपाही शाही फरमान की रक्षा के लिए वहां तैनात थे, यह देखकर अचंभे में पड़ गए। उन्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ कि यह मेंढक इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी निभा सकेगा। लेकिन अब वे क्या करें? शाही फरमान तो मेंढक के पेट में चला गया था, इसलिए उसे राजमहल में ले जाने के सिवाय उनके पास और कोई चारा नहीं रहा। महाराज ने मेंढक पर एक नजर डाली और पूछा, तुम दुश्मनों से टक्कर कैसे ले सकोगे? महाराज, आप बेफिक्र रहिए, मेंढक ने जवाब दिया। महाराजा खुश होकर बोला, अच्छा, तुम मुझे यह बताओ कि दुश्मन को मार भगाने के लिए तुम्हें कितने सिपाही और घोड़े चाहिए? राजन, मुझे आपके एक भी सिपाही या घोड़े की जरूरत नहीं है, मेंढक ने जवाब दिया। हाँ, मुझे ढेर सारे धधकते कोयलों की आवश्यकता है। महाराजा ने तुरंत उसकी बात मान ली। कोयले की एक बड़े ढेर में आग लगा दी गई। थोड़ी ही देर में कोयलों के धधकने से लाल लाल लपटें आकाश में फैलने लगी। मेंढक ने अपना मुंह खोला और लपटों को निगलना शुरू कर दिया। वह 3 दिन तक इसी तरह लगातार लपटें निगलता रहा। अंत में उसका पेट फूलकर ऐसा लगने लगा मानो वह किसी चीज से भरा चमड़े का थैला हो।
तब तक राजधानी के लिए भी खतरा पैदा हो चुका था। दुश्मन नगर की चार दीवारी तक आगे बढ़ाया था। जनता में खलबली मची हुई थी। महाराजा भय से कांप रहा था, लेकिन मेंढक पर इस बात का कोई असर नहीं था। वह उसी तरह शांति पूर्वक लपटे निकलता रहा। तीसरे दिन वह बड़े इत्मीनान से चार दीवारी पर चढ़ा। उस समय दुश्मनों के हजारों पैदल व घुड़सवार सैनिक राजधानी की चार दीवारी के आसपास मंडरा रहे थे और नगर का मुख्य द्वार तोड़ने की कोशिश में थे। अब तुम मुझे बताओ कि शत्रुओं को पीछे कैसे खदेड़ोगे? महाराजा ने मेंढक से पूछा। महाराज, आप अपनी सेना को हुक्म दीजिए कि वह तीर चलाना बंद कर दे। मेंढक ने उत्तर दिया, और नगर का फाटक खोल दे। मेंढक की बात सुनते ही महाराजा के होश हवास उड़ गए। वह चिल्ला पड़ा, क्या? दुश्मन चार दीवारी के नीचे खड़ा है और तुम नगर का दरवाजा खुलवाना चाहते हो? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? महाराजा, अगर आप चाहते हैं कि मैं दुश्मनों पर विजय हासिल करूं, तो आपको मेरी सलाह माननी होगी, मेंढक ने कहा। महाराजा बेबस था। उसे मेंढक की आज्ञा अनुसार काम करना पड़ा। सेना को तीर चलाने की मनाही कर दी गई और नगर द्वार खोल दिया गया। द्वार खुलते ही दुश्मन के सिपाही तेजी से अंदर घुसने लगे। उधर मेंढक मजे से दीवार पर बैठा अपने मुंह से ज्वाला उगलने लगा। जो भी सिपाही अंदर आता वह वहीं भस्म हो जाता। इस तरह दुश्मन के ज्यादातर सिपाही और घोड़े आग में जलकर मर गए और बचे खुचे सैनिक भाग खड़े हुए। महाराजा ने जब यह देखा कि दुश्मन को परास्त कर दिया गया है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने मेंढक को अपनी फौज का सेनापति बनाया। जीत की खुशी में कुछ दिनों तक राजधानी में दावतें होती रहीं। पर महाराजा ने मेंढक से राजकुमारी के विवाह का जिक्र तक नहीं किया। उसने इस मामले में ऐसी चुप्पी साधी जैसे उसे कुछ याद ही ना हो। दरअसल महाराजा अपनी बेटी एक मेंढक को नहीं सौंपना चाहता था। उसने बहाना बनाते हुए ऐलान कर दिया कि राजकुमारी ने खुद ही मेंढक के साथ शादी करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। लेकिन वह इस सोच विचार में भी पड़ गया कि अब राजकुमारी की शादी किसके साथ हो। आखिरकार महाराजा को एक तरकीब सूझी। उसने राजकुमारी की शादी के लिए कसीदाकारी वाली गेंद फेंकने की विधि से स्वयंवर का ऐलान किया। स्वयंवर की खबर फौरन सारे देश में फैल गई। देश के कोने कोने से लोग राजधानी में जमा होने लगे। स्वयंवर के दिन राज दरबार भरा हुआ था। राजकुमारी से विवाह करने के लिए प्रत्येक पुरुष लालायित था। सभी लोग अपनी अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे। निश्चित समय पर मेंढक भी वहां पहुंच गया, लेकिन वह आदमियों की भीड़ से बचकर मैदान के एक कोने में अलग बैठा रहा। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं च्वांग जाति की लोक कथा, जिसका नाम था एक मेंढक जो राजा बन गया। महाराजा के साथ एक ऊंचे मंच पर राजकुमारी भी बैठ गई। महाराजा और राजकुमारी के दोनों ओर रंग बिरंगी पोशाकें पहने दासियां खड़ी थी। थोड़ी देर बाद राजकुमारी ने कसीदाकारी वाली एक खूबसूरत गेंद फेंकी। राजकुमारी के हाथ से गेंद छूटते ही भीड़ में खलबली मच गई। सभी लोग गेंद की ओर लपके। आपस में छीना झपटी होने लगी। मेंढक भी अपनी ताक में था। उसने एक लंबी सांस खींची और हवा को काबू में करके गेंद को अपनी ओर खींच लिया। अब राजकुमारी को मेंढक के साथ शादी करनी थी, लेकिन महाराज आसानी से मानने वाला नहीं था। उसने घोषणा कर दी, राजकुमारी की गेंद सिर्फ मनुष्य पकड़ सकता है। मैंने किसी जंतु को गेंद छूने का अधिकार नहीं दिया। इसलिए महाराज की आज्ञा अनुसार राजकुमारी को दोबारा गेंद फेंकनी पड़ी। इस बार गेंद एक हृष्ट पुष्ट और सुंदर युवक के हाथ लगी। राजा ने संतोष की सांस ली। उसने सब लोगों के सामने उस युवक की तारीफ करते हुए कहा,
इस बार मेरी लड़की ने अपने लिए योग्य वर चुन लिया है। राजकुमारी की शादी बड़ी धूमधाम से की गई, लेकिन महाराजा को अब तक भी इस रहस्य का पता नहीं था कि यह युवक वही मेंढक है जिसके साथ महाराजा ने राजकुमारी का विवाह करने से इनकार कर दिया था। शादी के बाद राजकुमारी के पति ने फिर अपना मेंढक का पुराना रूप धारण कर लिया। दिन में वह मेंढक बन जाता, परंतु रात को राजकुमारी से मिलने के लिए अपने शरीर से मेंढक की हरी चमड़ी उतारकर एक खूबसूरत नौजवान बन जाता। आखिरकार एक दिन राजकुमारी ने अपनी पत्नी का यह रहस्य महाराजा को बता ही दिया। महाराजा को बड़ा ताज्जुब हुआ और साथ ही खुशी भी। उसने अपने मेंढक दामाद से पूछा, मुझे पता चला है कि रात में तुम एक अच्छे भले सुंदर युवक के रूप में रहते हो, फिर दिन में मेंढक की गंदी पोशाक क्यों पहन लेते हो? मेंढक ने जवाब दिया, महाराज, मेरी यह मेंढक वाली पोशाक कोई मामूली चीज नहीं बल्कि एक अमूल्य वस्तु है। अगर जाड़े में इसे पहन लिया जाए तो हर वक्त शरीर में गर्मी रहती है, और गर्मियों में इसे पहन लिया जाए तो शरीर में ठंडक रहती है। हवा इसके अंदर घुस नहीं सकती, वर्षा का इस पर कोई असर नहीं होता तथा आग भी इसे नहीं जला सकती। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे पहनकर आदमी अमर रहता है। यह सुनकर महाराज बेहद खुश हुआ। उसने मेंढक से पूछा, क्या तुम मुझे मेंढक का यह लिबास कुछ दिनों के लिए दे सकते हो? क्यों नहीं? मेंढक ने जवाब दिया, अभी लीजिए महाराज। उसने तुरंत अपना पहनावा उतारकर महाराज को दे दिया। महाराज का चेहरा खिल उठा। उसने उसी समय अपनी शाही पोशाक उतारकर मेंढक का वेश धारण कर लिया और मेंढक ने भी महाराज की शाही पोशाक पहन ली। लेकिन बाद में महाराजा अपने शरीर से मेंढक का लिबास उतारकर नहीं फेंक सका और सदा के लिए मेंढक बन गया। मेंढक शाही पोशाक पहनकर राजगद्दी पर बैठ गया। इस प्रकार जो पहले राजा था वह अब मेंढक हो गया और जो मेंढक था वह महाराज बन गया। आज की कहानी स्वांग जाति की लोक कथा, जिसका नाम था एक मेंढक जो राजा बन गया। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं मयूर कुमारी। तो आइए जारी रखते हैं कहानियों का सिलसिला और सुनते हैं हमारी अगली कहानी। आज सुनेंगे उइगर लोक कथा, जिसका नाम है बुद्धिमान महिला। तो आइए दोस्तों सुनते हैं यह कहानी। बहुत पहले किसी छोटे से गांव में एक लड़की का जन्म हुआ था। उसका परिवार बेहद गरीब था, मगर
वह खुद बहुत सुंदर और प्रतिभाशाली थी। उसके हाथों में कमाल का हुनर था। वह सुंदर से सुंदर और बारीक से बारीक कसीदाकारी कर सकती थी। उसके द्वारा काढ़े गए पुष्प और पक्षी इतने सुंदर होते थे कि सारे देश में उनका कोई जवाब नहीं था। वह किशोरावस्था में ही एक लड़के से प्रेम करने लग गई, जो उसी की तरह गरीब था। उसके पास रहने के लिए सिर्फ एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसमें कोई मूल्यवान चीज नहीं थी। लेकिन वह बेहद परिश्रमी था और मेहनत के बल पर अपनी जीविका चलाता था। वह चालाक तो नहीं था, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जरूर था जिसे गांव में समझदार कहा जाता था। ईमानदार और सीधा साधा होने के कारण वह दूसरों को कभी धोखा नहीं देता था, बल्कि दूसरे लोग उसे जो कुछ बताते उस पर आसानी से विश्वास कर लेता था। क्योंकि बचपन से ही दोनों एक दूसरे से परिचित थे, इसलिए वे एक दूसरे को अच्छी तरह समझते थे। लड़की उसे सच्चे दिल से प्यार करती थी। लड़की के माँ बाप को भी दोनों की शादी का रिश्ता मंजूर था, इसलिए उन्होंने उनकी सगाई कर दी और यह योजना बनाई कि शर्त में जब उस आदमी को अपने मालिक के घर से मजदूरी मिले तो दोनों की शादी कर दी जाए। लेकिन जैसा कि दुनिया का चलन है, यदि किसी गांव में कोई अति सुंदर व बुद्धिमान लड़की रहती है तो लड़की के साथ साथ वह गांव भी मशहूर हो जाता है। धीरे धीरे इस लड़की की सुंदरता की खबर भी दूर दूर तक फैल गई, यहाँ तक कि राजा के कानों में भी पहुँच गई। बेशक राजा ने खुद इस लड़की को नहीं देखा था, और जहाँ तक गांव वालों की बात थी, उसे न तो उनकी कोई चिंता थी और न ही वहाँ वह कभी जाता था। किसी अन्य व्यक्ति ने ही उसे इस लड़की की खूबसूरती के बारे में बताया था। बस उसके लिए इतना ही काफी था। राजा इस लड़की को प्राप्त करने के लिए इच्छुक हो उठा। उसने सोचा कि अगर लड़की उसे पसंद आ गई तो वह कुछ दिनों तक उसके साथ अपना दिल बहलाव करेगा, और अगर पसंद नहीं आई तो वह उसे छोड़ कोई और सुंदरी ढूंढ लेगा। मगर जज्बात से राजा इस लड़की की ओर पहले से ही आकर्षित हो गया था। वह उसकी कसीदाकारी थी, जिसे उसके दरबारी उसे दिखा चुके थे। वह उसकी बारीक व सुंदर दस्तकारी पर मुग्ध था। राजा के दूत लड़की के पिता के पास गए और बोले, आपकी लड़की बड़ी सौभाग्यशाली है, राजा उससे शादी करना चाहता है। मेरी लड़की की सगाई हो चुकी है, पिता ने कहा। उसने खुद यह निर्णय किया है, इसलिए इस बारे में मुझे मत पूछो। उसके पास जाओ और पूछो। तब उन लोगों ने लड़की के पास जाकर सुनहरे कांचन पक्षी के गीत से भी सुरीले व कोमल शब्दों में राजा का प्रस्ताव रखा, मगर लड़की ने इस बारे में पहले से ही पक्का संकल्प कर रखा था। इसलिए राजा के संदेश वाहकों के अनुनय विनय का उस पर कोई असर नहीं दिखाई पड़ा। लड़की ने उनसे कहा, आप लोग वापस जाइए। राजा ने मेरी जो प्रशंसा की है उसके लिए मैं उसे धन्यवाद देती हूँ, मगर उससे शादी नहीं करना चाहती। मैं गरीब की बेटी हूँ और किसी गरीब से ही शादी करूंगी तथा उसके साथ मेहनत मशक्कत करके अपना 2 जून का खाना जुटा लूंगी। मैं राजमहल में नहीं रहना चाहती और रोज रोज पुलाव व मालपुए खाने की भी मेरी कोई इच्छा नहीं है। इसके अलावा अगर राजा मेरी जैसी एक गरीब लड़की से शादी करेगा तो यह उसके गौरव व प्रतिष्ठा के अनुरूप भी नहीं होगा। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं उइगर लोक कथा, जिसका नाम है बुद्धिमान महिला। राजा के संदेश वाहकों को लड़की द्वारा मृदुता व विनम्रता से किए गए इस इनकार से खुशी नहीं हुई। उन्होंने लौटकर राजा को हूबहू वैसा ही बता दिया जैसा कि लड़की ने उनसे कहा था। राजा गुस्से से अपने होंठ चबाते हुए बोला, किसी न किसी दिन मैं उसे प्राप्त करके ही रहूंगा, चाहे जो भी हो। उधर लड़की ने अपने गरीब प्रेमी से शादी कर ली और दोनों मेहनत से काम करते हुए सादगी का जीवन बिताने लगे। धीरे
धीरे उन्होंने बचत करके तांबे के 8 सिक्के जमा कर लिए। हमें इन पैसों का प्रयोग खाने पीने के लिए नहीं करना चाहिए, पत्नी ने कहा। इन्हें शहर ले जाकर कुछ धागे खरीद लाओ। पति धागे खरीद लाया। इसके बाद उसकी पत्नी 4 फीते बुनने में दिन रात जुट गई। उसके बेहतरीन कसीदाकारी वाले चारों फीते जल्द ही बिक गए और उन्हें तांबे के 16 सिक्के मिले। उसने 12 सिक्कों से खाने के लिए अनाज खरीदा तथा बाकी सिक्कों से फिर कुछ धागे खरीद लिए। इस बार उस लड़की ने और ज्यादा बारीक व महीन काम वाले अति सुंदर फीते बनाए, जिन्हें बेचकर उन्हें 40 सिक्के मिले। इस प्रकार पत्नी की कुशल उंगलियों पर निर्भर रहकर दंपति ने कुछ पैसा जमा कर लिया। एक दिन लड़की ने अपने पति से कहा, अब तुम कुछ रंगीन धागे खरीद लाओ, जिससे मैं रंगीन चादर पर कसीदा काट सकूं। जब उसने यह काम पूरा कर लिया तो उसे शहर में बेचने के लिए अपने पति को देते हुए कहा, इस चादर के बिकने से चांदी के 20 सिक्के मिलने चाहिए। तुम इसे शहर की 40 सड़कों में से किसी भी सड़क पर ले जा सकते हो और अगर इसे बेच न सको तो वापस ले आना, मगर याद रखो 41वें मार्ग पर हरगिज मत जाना। जब उसका पति शहर में आया तो लोग इस सुंदर चादर को देखकर अचंभे में पड़ गए। उसकी कारीगरी को देखने और उसकी प्रशंसा करने के लिए लोगों की भीड़ उस आदमी के आसपास लग गई, मगर जब उन्होंने उसका दाम सुना तो वे वहां से चले गए। उस जमाने में लोगों की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि उस कसीदा युक्त चादर के लिए चांदी के 20 सिक्के देने वाला व्यक्ति आसानी से मिल जाता। लड़की का पति सड़कों पर चक्कर मारता रहा। तब तक अंधेरा हो चला था, मगर उसे कोई ग्राहक नहीं मिला। उसने सोचा कि अब घर लौट जाना चाहिए, किंतु तभी उसे ध्यान आया कि उसकी पत्नी ने उस चादर को बनाने में दिन रात कितनी मेहनत की थी। अगर कोई उसकी दस्तकारी की यह श्रेष्ठ वस्तु नहीं खरीदेगा तो उसे कितना दुख होगा। वह मन ही मन सोच रहा था, मैं इसे बेचने की हर चंद कोशिश करूंगा। अगर देर से भी घर लौटूं तो कोई बात नहीं, किंतु पत्नी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। इसी सोच विचार में डूबा वह अनजाने ही 41वें मार्ग पर पहुंच गया। उस समय वह अपनी पत्नी की बात बिल्कुल भूल गया। इस मार्ग के दोनों ओर ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी थी। वहां बिल्कुल शांति थी। आदमी का साया तक नजर नहीं आता था। शायद मैं किसी राजमहल के नजदीक आ गया हूँ, उसने सोचा। और उसी वक्त उसे अपनी पत्नी द्वारा बताई गई 41वें मार्ग पर न जाने की बात याद आ गई। वह वहां से उल्टे पांव लौटने लगा कि तभी एक बड़े फाटक से लोगों का झुंड निकलकर उसके सामने आ गया। वे लोग अपने साथ शिकारी कुत्ते और बाज लिए हुए थे तथा बहुत ही भयानक और क्रूर लग रहे थे। उनके बीच घोड़े पर सवार उनका राजा भी था। राजा की नजर तुरंत इस नौजवान पर पड़ी और उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यह राजमहल का प्रांगण है? राजा की आवाज घंटे की तरह घनघनाती हुई उस गरीब आदमी के कानों के पर्दे को पीटने लगी। मुझे मालूम नहीं था, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब राजमहल के समीप आ गया। मैं यहाँ से तुरंत चला जाऊंगा। यह कहकर वह वापस जाने के लिए मुड़ा। ठीक उसी समय राजा ने देखा कि वह व्यक्ति अपने हाथ में कोई चीज लिए हुए है। उसने पूछा, यह कौन सी चीज है तुम्हारे पास? कुछ नहीं, सिर्फ एक चादर है, उसने जवाब दिया। दिखाओ मुझे। राजा बोला। इसका मतलब था मुसीबत का सामना करना, क्योंकि राजा पहले ही उस लड़की की कला देख चुका था और उसे भूला नहीं था। चादर देखते ही वह समझ गया कि किन हाथों ने उसे बनाया है और उसने अपने सामने खड़े आदमी को ईर्ष्या की दृष्टि से देखा।
यह थी हमारी आज की उइगुर जाति की लोक कथा, जिसका नाम है बुद्धिमान महिला। लेकिन अगले अंक में भी यह कहानी जारी रहेगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आ रही है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का यह चीनी कहानी कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात इस कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, रखिए अपना ध्यान और दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, जय जय। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं, मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि दानवों ने अपनी योजना के अनुसार सांचांग और उसके शिष्यों को पर्वत पार करवाने में मदद की। कुछ कोस दूर पहुंचने के बाद उन तीनों दानव सरदारों ने उन्हें घेर लिया और भीषण युद्ध किया। सांचांग और उसके शिष्य भारी मुसीबत में फंस गए। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। जब गुरु शिष्यों के बीच यह बातचीत हो रही थी, उस समय वरिष्ठ दानव सरदार कह रहा था, तीसरे भैया, तुम सचमुच बड़े बलवान और बुद्धिमान हो। थांग महाभिक्षु को बंदी बनाने की तुम्हारी यह योजना बहुत ही शानदार और कारगर साबित हुई। उसने पुकारा, बालकों, तुम में से 5 लोग पानी ले आओ, 7 लोग बर्तन साफ करो, 10 लोग चूल्हा जला दो और 20 लोग भाप से खाना पकाने वाला लोहे का बर्तन उठा लाओ। जब हम लोग चारों भिक्षुओं को भाप में पकाकर नरम कर लेंगे,
तो हम तीनों उन्हें चखने का मजा उठाएंगे और तुम छोटे दानवों को भी एक एक टुकड़ा दे देंगे, जिसे खाकर तुम सब भी अमर हो जाओगे। शूकर ने यह सुनकर कांपते हुए कहा, भैया सुनो, वह प्रेत आत्मा हमें भाप में पकाकर खाने की साजिश कर रहा है। वानर बोला, घबराओ मत, मैं यहाँ पता लगाता हूँ कि यह एक अनभिज्ञ प्रेत आत्मा है या अनुभवी प्रेत आत्मा है। वानर ने हंसते हुए कहा, चिंता ना करो, यह एक अनभिज्ञ प्रेत आत्मा है, वह एक अनुभवी व्यक्ति नहीं है। भिक्षु प्रेत आत्मा ने पूछा, तुम यह कैसे कह सकते हो? वानर ने जवाब दिया, जब हम किसी चीज को भाप में पकाते हैं तो आमतौर पर ऊपर रखी चीज सबसे पहले पकती है, इसलिए जो सबसे ज्यादा सख्त चीज हो उसे सबसे ऊपर के खाने में रखना चाहिए। आग में पर्याप्त ईंधन डालकर और अच्छी मात्रा में भाप पैदा करके उसे भी आसानी से पकाया जा सकता है, लेकिन अगर हमने उसे सबसे निचले खाने में रखा और भाप पैदा नहीं की तो 6 महीने के बाद तक भी पक नहीं पाएगी। यदि वह कहता कि शूकर को सबसे निचले खाने में इसलिए रखना चाहिए क्योंकि उसे भाप में पकाना मुश्किल है, तो निश्चय ही वह एक अनभिज्ञ प्रेत आत्मा है। शूकर ने जवाब दिया, भैया तुम्हारे कहने के अनुसार तो मैं जिंदा ही मौत के मुंह में चला जाऊंगा। जब वह देखेगा कि भाप नहीं उठ रही तो ढक्कन उठाकर मुझे पलट देगा और आग को और तेज कर देगा। इस तरह मैं ऊपर और नीचे की तरफ से पूरा और बीच में से आधा पक जाऊंगा। जब वे लोग बातें कर रहे थे तभी एक छोटे दानव ने वहां आकर कहा कि पानी उबलने लगा है। वरिष्ठ दानव सरदार ने आदेश दिया कि भिक्षुओं को भाप में पकाने वाले बर्तन में डाल दिया जाए। सभी दानवों ने मिलकर शूकर को बर्तन के सबसे निचले खाने में और भिक्षु प्रेत आत्मा को बीच के खाने में डाल दिया। यह सोचकर कि अब उसकी बारी है, वानर ने अपना बंधन खोल लिया और बोला, यह दीपक की रोशनी अपनी करामात दिखाने के लिए बिल्कुल ठीक है। फिर उसने अपना एक बाल उखाड़ लिया, उस पर तिलिस्मी फूंक मारी और आदेश दिया, बदलो। बाल एक दूसरे वानर में बदल गया, जिसे उसने सन की रस्सी में बांध दिया। असली वानर उछलकर आकाश के बीचों बीच जा पहुंचा और वहां से नीचे देखने लगा। दानवों के गिरोह को यह पता नहीं चल पाया था कि उनके चंगुल में अब केवल नकली वानर ही रह गया है। उन्होंने उसे उठाकर बर्तन के ऊपर वाले तीसरे खाने में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने थांग महाभिक्षु को घसीट कर जमीन पर पटक दिया और रस्सी से बांधकर बर्तन के चौथे खाने में डाल दिया। फिर चूल्हे से सूखी लकड़ी का ईंधन डाल दिया गया, जिससे आग की लपटें भड़क उठी। आकाश में बादलों के बीच से महान मनीषी वानर राज ने आह भरते हुए कहा, हमारा शूकर और भिक्षु प्रेत आत्मा 1-2 बार तो अवश्य झेल जाएंगे, लेकिन हमारे गुरुदेव पानी के एक ही उबाल में पककर मुलायम हो जाएंगे। अगर मैं अपनी तिलिस्मी शक्ति से उन्हें न बचा पाया तो उनका कुछ ही पलों में काम तमाम हो जाएगा। वानर ने आकाश के बीचों बीच में दोनों हाथों से ताली बजाई और इस तिलिस्मी मंत्र का उच्चारण किया, ओम नील शुद्ध धर्म विश्व परम सत्य देवलोक परहितकारिता। फिर उसने उत्तरी महासागर के ड्रैगन राज को बुला भेजा। पल भर में बाकी बादलों के बीच एक काला बादल प्रकट हो गया, जिसके भीतर से तुरंत यह आवाज सुनाई दी, उत्तरी महासागर के किंचन ड्रैगन आओ शून्य का दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। वानर ने कहा, उठो वत्स, मैंने तुम्हें अकारण ही कष्ट दिया है, लेकिन मैं अपने गुरुदेव थांग महाभिक्षु के साथ यहाँ तक पहुँच गया हूँ। उन्हें बंदी बनाकर दुष्ट राक्षसों ने भाप में पकाने के लिए लोहे के बर्तन में डाल दिया है। जाओ और मेरी तरफ से उनकी रक्षा करो, भाप में उन्हें कोई नुकसान न होने पाए। ड्रैगन राज ने तुरंत शीतल वायु का रूप धर लिया, जो खाना पकाने के बर्तन के नीचे और इर्द गिर्द घूमने लगी। इस तरह बर्तन पर आग की ताप का कोई असर नहीं पड़ा और वे तीनों भिक्षु मौत से बच गए। जब तीसरा पहर खत्म होने लगा तो वरिष्ठ दानव सरदार ने अपने एक फैसले का ऐलान किया, मेरे सैनिकों,
हम थांग महाभिक्षु और उसके तीनों शिष्यों को पकड़ने की प्रक्रिया में थक कर चूर हो गए हैं। उन्हें पर्वत पार कराने में हमने जो कष्ट उठाया है, उसकी वजह से हम 4 दिन और 4 रात बिल्कुल नहीं सो पाए। इस समय उन्हें बांधकर भाप में पकाया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि अब वे भाग सकते हैं। फिर भी तुम सब लोग सावधानी से उन पर निगरानी रखना। 10 छोटे दानव बारी बारी आग में ईंधन डालते रहे। हम लोग कुछ देर के लिए अपने शयन कक्ष में जाकर आराम करना चाहते हैं। 5वें पहर तक जब कुछ रोशनी होने लगेगी, वे जरूर ही पककर मुलायम हो जाएंगे। कुछ लहसुन की चटनी, नमक और सिरका तैयार रखना और हमें जगा देना। तब तक हमारी भूख भी तेज हो जाएगी और हम उन्हें खा पाएंगे। छोटे दानवों ने आदेश का पालन किया और आदेश का पालन करने में जुट गए। तीनों दानव सरदार अपने शयन कक्षों में लौट गए। वानर ने जादू से सभी छोटे दानवों को बुला लिया और फिर लोहे के बर्तन के करीब जाकर उसने पुकारा, गुरुदेव। महाभिक्षु ने उसकी आवाज पहचान ली और कहा, मुझे बचाओ खून, मुझे बचाओ। भिक्षु रितात्मा ने पूछा, क्या बाहर से तुम पुकार रहे हो भैया? वानर ने जवाब दिया, अगर मैं बाहर ना होता तो क्या तुम चाहते थे कि मैं भी वहाँ तुम्हारे साथ यातनाएं भोगूं? शुकर बोला, भैया तुम तो 9 दो 11 हो गए और सारा दोष हमारे मत्थे मर दिया गया। यहाँ हमें बंद भाप दी जा रही है। वानर ने हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख, अपनी बकवास बंद कर, मैं तुम्हें अभी छुड़ा देता हूँ। शुकर बोला, भैया अगर तुम हमें छुड़ाने के लिए आए हो तो यह काम जल्दी से कर डालो। ऐसा ना हो कि हमें दूसरी बार भाप देने के लिए फिर से बर्तन में डाल दिया जाए। वानर ने ढक्कन हटा दिया, गुरुदेव को मुक्त करा दिया। नकली वानर को फिर से बाल में बदल कर वापस अपने शरीर में लगा लिया और उसके बाद एक एक करके भिक्षु रितात्मा और शूकर को मुक्त करा लिया। शूकर मुक्त होते ही भाग जाना चाहता था। वानर बोला, इतनी जल्दी ना दिखाओ। फिर उसने ड्रैगन राज को मुक्त कराने वाला एक मंत्र पढ़ा और शूकर से कहा, हमें अभी पश्चिमी स्वर्ग के रास्ते में ऊंचे ऊंचे पर्वतों और गहरी घाटियों को पार करना है। गुरुदेव के लिए यह कोई आसान काम नहीं है। उनकी टांगों में इतना दम नहीं है। जब तक मैं घोड़ा न ले आऊं तुम यहाँ इंतजार करो। वह तभी पांव सिंहासन महाकक्ष में जा पहुंचा, जहां उसने देखा कि सभी बालक व बूढ़े दानव गहरी नींद में सो रहे हैं। उसने घोड़े की लगाम से बंधी रस्सी खोल दी। यह काम उसने बड़ी सावधानी से किया जिससे घोड़ा बिदक न जाए। यह घोड़ा एक ड्रैगन अश्व था। अगर वानर कोई अजनबी होता तो वह हिनहिना कर उसे 2-4 दुलत्तियां जरूर मार बैठता, लेकिन घोड़े ने ना तो दुलत्ती मारी और ना ही वह हिनहिनाया। वानर घोड़े को चुपचाप अपने साथ ले आया और उसकी काठी कसकर तैयार कर दी। फिर उसने गुरुदेव को उस पर सवार होने के लिए बुला लिया। कंधे पर है पोटली, मेरे हाथों में घोड़े की लगाम। आगे चलते हैं हम पश्चिम की ओर, सूर्यास्त से सूर्योदय तक। रास्ते में मुकाबला करते हैं दैत्यों और दानवों के साथ। फिर आगे चलते हैं हम पश्चिम की ओर। साल दर साल करते हैं पवित्र यात्रा बड़े साहस के साथ पश्चिम की ओर।
तक आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।